द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। तो व्हाट इज़ हेल्थ? जब हम हेल्थ एंड इलनेस की बात करें, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन मूव्स टूवर्ड्स हिज और हर मैक्सिमम पोटेंशियल। हेल्थ का मतलब इलनेस का ना होना, ये एक सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है, या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक पर्सन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ मूव कर सकता हो, उसको अचीव कर पा रहा हो। तो मतलब वो हेल्दी है तभी ये सब अचीव कर पा रहा है। अब नर्स के लिए हेल्थ की नॉलेज रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नर्स का मेन मोटिव क्या है? हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ का प्रिवेंशन, एडवोकेसी। और आजकल जैसे जैसे हम मेडिकेशंस देते जा रहे हैं, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि ओल्डर एडल्ट्स की रेशियो बढ़ती जा रही है। सिमिलरली ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ क्रॉनिक इलनेस देखने को मिल रहे हैं। आजकल क्रॉनिक इलनेस एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इन द हेल्थ केयर सेक्टर, and the ongoing efforts to maximize healthcare outcomes for all population. अब हेल्थ को WHO ने 1947 में डिफाइन किया था, दैट इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। यानी हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बंदा फिट है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है या कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, जबकि उसको फिजिकली फ़िट होना ज़रूरी है, मेंटली फ़िट और सोशली फ़िट, इन सारे एस्पेक्ट्स को मिला के उसने हेल्थ को डिफ़ाइन किया था। रिपीट करते हैं, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट merely the absence of disease or infirmity, given by WHO in 1947. सिमिलरली एक और डेफिनेशन है जो कि वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी, दैट द यूनिक फंक्शन ऑफ अ नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज contributing to health or its recovery or to peaceful death that he would have performed unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. तो ये दो डेफिनेशन हो गई हेल्थ की। नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम यही डिफाइन करते हैं ना हेल्थ को, कि दैट इज़ जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस, या ऐसा प्रोसेस, ऐसा एक्टिव प्रोसेस जिससे कि एक पर्सन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर पा रहा हो। तो ये हमने 3 डेफिनेशंस कर ली हेल्थ की। 2 हमने कर ली कि कौन सी ऑथोराइज डेफिनेशन है, और एक हमने नॉर्मल लैंग्वेज में डेफिनेशन कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ को हर बंदा अपनी तरह से कंसिडर करता है कि किसी के लिए कोई चीज़ हेल्दी है, किसी के लिए कोई चीज़ हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ इज़ नॉट परसीव्ड सेम वे बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग वेरियस प्रोफेशनल ग्रुप्स। साइंटिस्ट अलग तरह से डिफाइन करेंगे इसको, सोशोलॉजिस्ट अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे, इकोलॉजिस्ट अपनी तरफ से डिफाइन करेगा। सिमिलरली इसी तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बने थे। तो देयर आर वेरियस चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले इट इज़ बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जिसके अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब अगर हमें कोई डिजीज़ नहीं है, दैट मीन्स वी आर हेल्दी, ये कहता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। और इसी के अंदर इन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी इज़ बेसिकली अ मशीन। एक मशीन के अंदर अगर कोई खराबी या ब्रेक डाउन आता है तभी उसको डिजीज़ होगा। तो उन्होंने कंपेयर किया था ह्यूमन बॉडी को एक मशीन के साथ। बट कुछ डेवलपमेंट्स होने के बाद ये कंक्लूड किया गया कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट सही नहीं है, इनएडिक्वेट है। बातें इसके कहीं ना कहीं सही हैं बट नॉट एडिक्वेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग हेल्थ इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। डिजीज इज़ अ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ने ह्यूमंस की और एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए कॉन्सेप्ट दिया था कि हेल्थ क्या है। जब एक मैन एनवायरनमेंट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, देन इट इज़ हेल्थ। यानी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, मैन उसके साथ अडेप्ट कर पा रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है, तब तक वो हेल्दी है। बट अगर माल एडजस्टमेंट हो जाए मैन ऑर्गेनिज्म के साथ, इन्वायरमेंट के साथ मैन की, देन इट इज़ अ डिजीज़। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस बात को सही प्रूव कर पा रहा था। नेक्स्ट है साइको सोशल कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग health is also influenced by social, psychological, cultural, economic and political factors of the people concerned. अब हेल्थ सिर्फ एक ही फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, वो इन्फ्लुएंस होती है सोशल फैक्टर से। यानी एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के साथ, अपने आसपास वालों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उससे इन्फ्लुएंस होगी। सेकेंडली साइको सोशल। साइको सोशल के अकॉर्डिंग हेल्थ अपने मेंटल लेवल से भी कंसर्न है। एक पर्सन अगर मेंटली हेल्दी है देन ही इज़ हेल्दी।
सिमिलरली कल्चरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कल्चरली भी हमारी हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है, हमारे कल्चरल बिलीव्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंग। कई चीज़ें हमारे कल्चरल में सोशली एक्सेप्टेबल होंगी, कई अनएक्सेप्टेबल होंगी, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि हमारी इनकम कितनी है, हमारा लिविंग स्टेटस कैसा है, तो वो भी हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द पीपल कंसर्न, जो भी हमारे आसपास पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो भी हमें इन्फ्लुएंस करेंगे हमारी हेल्थ को। Then these factors must be taken into consideration in defining and measuring health। ये बोला था साइकोसोशल कॉन्सेप्ट ने। अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट किए हैं, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब होलिस्टिक एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि सारे के सारा को मिला के, है ना। सिमिलरली होलिस्टिक मॉडल इज अ सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे भी होलिस्टिक का मतलब यही है कि जितने हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, इन तीनों का कलेक्टिव एक कॉन्सेप्ट निकला था, दैट इज़ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेलबींग ऑफ अ पर्सन एज अ होल, एम्फेसिस ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ने तीनों कॉन्सेप्ट्स को कंसिडर किया। उसने ये भी कंसिडर किया कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कह रहा था कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ही हेल्थ है, और अगर हमारी मशीन सही तरह वर्क नहीं कर रही तो हमारा डिजीज़ हो जाएगा। ओके ओके। इसके बाद इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हेल्थ इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम को इसने कंसिडर किया कि अगर हम एडजस्ट कर पा रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ तो हम हेल्दी हैं, नहीं तो नहीं है। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी इसने कंसिडर किया कि हेल्थ जो है सिर्फ एक ही फैक्टर पे के साथ इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, वो सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सारे फैक्टर्स के साथ हम उसको डिफाइन करते हैं। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ने एंड में कंक्लूड किया कि हेल्थ इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस जिसमें वेलबींग ऑफ अ पर्सन एज अ होल कंसिडर करते हैं, किसी एक एस्पेक्ट को लेकर नहीं हम डिफाइन कर सकते हेल्थ को। सिमिलरली एम्फोसिस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, और यहाँ पे एम्फेसिस यानी कि जोर डाला गया ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ के ऊपर। ये था होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ मोटिवेशनल थ्योरी दैट आर्ग्यूज दैट while people aim to meet basic needs, they seek to meet successively higher needs in the form of a hierarchy. It was proposed by Abraham Maslow in the year 1943। यहाँ पे ना बेसिकली एक सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। बीइंग ह्यूमन बींग्स, बहुत रेयर होता है कि हम अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं, हमारी नीड से सेटिस्फाइड होते हैं। नहीं तो हमें कोई चीज़ मिल जाती है, देन वी एम फॉर मोर। यही चीज़ किसने बताई थी? अब्राहम मास्लो ने, विद द हेल्प ऑफ मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट देके इन द ईयर 1943। उसने ये बोला कि जो एक पर्सन होता है ही एम्स टू मीट द बेसिक नीड्स, ठीक है। जब उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो वो आगे आगे अपनी नीड्स को बढ़ाता है, अलग अलग चीज़ें एम करता है। तो ये एक हायरार्की के बेसिस पे चलता है। अब एक एक करके हम इस हायरार्की को पढ़ेंगे। Abraham Maslow assumed a hierarchy of motives ascending from the basic biological needs present at the birth to more complex psychological motives that became important only when basic needs have been satisfied. Maslow's hierarchy of needs is represented as a pyramid with the most basic needs at the bottom। अब मास्लो ने एक पिरामिड दिया था जिसमें उसने ये बताया कि जो बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स हैं वो सबसे नीचे उसने रख दी कि ये तो चाहिए ही चाहिए होती है हर एक को। बट जब किसी को ये मिल जाती है फिर वो और चीज़ें एम करता है कि अब मुझे वो भी चाहिए, तो वो हायरार्की चलती जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड। Maslow hierarchy of needs is a model that nurses use to understand the interrelationship of basic human needs. According to this model, certain human needs are more basic than others, that is, some needs must be met before the others। अब इससे समझ में क्या आता है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से कि नर्स को ये पता लग जाता है कि क्या उस पेशेंट की या क्या किसी की वो बेसिक नीड फुलफ़िल हो रही है। अगर उसको कोई बेसिक नीड ही नहीं फुलफ़िल की जा रही तो उसको फर्दर नीड दे के, फर्दर जो उसका एम है वो प्रोवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसकी बेसिक नीड नहीं फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। कौन सी नीड ज़्यादा ज़रूरी है वो इस पिरामिड से पता लग जाती है। तो पिरामिड स्टार्ट सबसे पहले बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करते हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन की बेसिक नीड्स है। क्या बेसिक नीड्स है हमारी? हमें एयर चाहिए फॉर ब्रीदिंग, हमें वाटर चाहिए हाइड्रेशन के लिए, हमें शेल्टर चाहिए रहने के लिए, रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए, टेम्परेचर मेंटेनेंस। तो ये जो बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स हैं उसको सबसे बॉटम में रखा गया अंडर फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब किसी की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, मोस्टली सभी की ये नीड्स पूरी हैं,
तो वो बंदा आगे क्या एडमायर करता है, क्या उसका नेक्स्ट एम होता है, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसके हिरार्की अकॉर्डिंग सेकंड लेवल कम्स टू बी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इसके अंदर हम अपनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी को लेना चाहते हैं। जब हमारे पास शेल्टर, एयर, वाटर सब कुछ है, स्लीप भी हमारी सही है, टेम्परेचर भी सही है, फिर हम चाहते हैं कि अब हमारी सेफ्टी भी होनी चाहिए। ये सब तो हमें मिल गया, अब हम सेफ भी रहना चाहते हैं। तो दैट इज़ सेकेंड लेवल ऑफ हिरार्की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के अंदर। जब हमें ये भी मिल जाता है कि अब हम सिक्योर हैं, हम सेफ़ हैं, हम अकेले तो रह नहीं ना सकते, अब हमें कोई और भी चाहिए। हमें ये भी चाहिए कि हम किसी के साथ बात करें, यानी किसी को अपना दोस्त बनाएं। हमें एक फैमिली भी चाहिए जो हमें सपोर्ट करती हो, हम उससे भी बात कर पाएँ, एक सोशल लाइफ बना पाएँ। हमें लव भी चाहिए और हमें रिलेशनशिप्स भी चाहिए। तो ये सब किसके अंदर आता है, नेक्स्ट लेवल ऑफ हिरार्की के अंदर, दैट इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस के अंदर। देखो, पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई, जिसमें हमें बेसिक नीड मिल गई। सेकेंडली हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड भी पूरी हुई, जिसमें हमें सेफ्टी प्रोवाइड हुई। थर्ड, हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस भी चाहिए, फ्रॉम फ्रेंडशिप, लव, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। अब जब हमें ये सब मिल जाता है, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ हिरार्की के अंदर हमें चाहिए सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम मीन्स हमें अपने आप में फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। यानी अब हमको सोसाइटी में नेक्स्ट लेवल क्या चाहिए, सेल्फ इस्टीम, कि मुझे लोग अप्रिसिएट करें, मतलब हम एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करें। इंडिपेंडेंस की फीलिंग चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। तो ये सब जब चाहिए होता है, दैट कम्स एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ हिरार्की, लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद में। लास्टली, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर डेवलप वंस मैक्सिमम पोटेंशियल एंड रियलाइज वंस एबिलिटीज एंड क्वालिटीज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर हमको पता लगता है कि एक्चुअली व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट कैन आई कांट डू। तो इसके अंदर हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप होता है, हमारी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हायरार्की नीड्स को हम सीक्वेंस में दोबारा से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स एट द बॉटम, देन कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, देन कम्स लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सब होता है तो हमारी नीड्स फुलफिल कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम। द हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम इज वन वे टू conceptualize a person's level of health. This model views health as a constantly changing state with high level wellness and death at opposite ends. फ्रॉम एक्सट्रीमली गुड हेल्थ टू डेथ के बीच का एक स्केल होता है, एक ऐसा हमको मेथड मिला है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि पर्सन का लेवल ऑफ हेल्थ क्या है। दिस continuum illustrates the ever-changing state of health as a person adapts to changes in internal and external environments to maintain a state of well-being. The individual state of health is one of continual change. The individual moves back and forth from health to illness and back to health again. One's condition is rarely constant, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हमेशा ही हेल्दी रहता हो, न्यूट्रल पॉइंट पे ही रहता हो। कभी ना कभी हमें कोई इश्यूज आते हैं जिससे कि हम इलनेस की तरफ जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम इलनेस से दोबारा से सही हो जाते हैं या हेल्दी तरफ को जाते हैं। तो हम ऐसा, ये हमारा साइकिल बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। तो इसीलिए हमारी कभी कंडीशन रेयरली कॉन्स्टेंट नहीं होती, दैट इज़ अ वेरी रेयर केस. Individual may wake up feeling great, develop a headache mid-morning and feel fine again by noon. तो ऐसा तो चलता ही रहता है, सुबह उठे तो बिल्कुल ठीक थे, बीच में दोपहर में हमें हेडेक होने लग गया, शाम तक हम फिर ठीक हो गए। तो एक स्केल दिया था हेल्थ इलनेस या इलनेस वेलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल के अकॉर्डिंग। एक ऐसा डबल एरोड स्केल दिया गया था, composed of two arrows pointing in opposite direction and joined at a neutral point. Movement to the right arrow, अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं, that is towards the wellness, that is increasing level of health and well-being. अब ये तीन तरह से अचीव किया जा सकता है, as seen in the figure. अवेयरनेस, सबसे पहले तो हमको अवेयर होना चाहिए। एक पर्सन को अपने बारे में, अपने हेल्थ के स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए, और उसको कोई भी वार्निंग साइंस को निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे उसको लग रहा है कि हाँ वो बीमार पड़ रहा है, या जैसे मान लो उसने एक्सेसिव एक्सरसाइज किया, उसको लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, उसको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो वो उसको निगलेक्ट ना करे, उसको जल्दी से जल्दी प्रिवेंट करने की कोशिश करे। तो ये आता है अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन से क्या होता है, हम अपने आप को समझ पाते हैं। हम अगर एजुकेटेड होंगे तो हमें अपने हेल्थ इश्यूज़ पर पता होंगे। ठीक है,
इट कैन बी डन बाय वेरियस मास मीडिया मेथड्स, जैसे न्यूज़पेपर की हेल्प लेके, टीवी की, रेडियो की, इवन आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स की हेल्प लेके हम अपने हेल्थ के बारे में अवेयर रह सकते हैं कि अगर ये बीमारी होती है तो इसको किस तरह से डील किया जा सकता है, ठीक है। विद अवेयरनेस इंडिविजुअल इंडल्जेस इन द एजुकेशन गेन रिलेटेड टू द practices or habits for improving health. For example, individual learns about the yoga, meditation and practices it for improving overall health. Next is growth. Growth includes all overall aspects for growth of individuals such as intellectual, mental, physical and spiritual. To remain healthy and free from any disease, it is mandatory. ठीक है। मूवमेंट टू द लेफ्ट एरो, अभी तक हमने जो पढ़ा, अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ के अंदर सारे के सारे एस्पेक्ट्स लिए, जैसे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, सारे होने चाहिए, तभी हम हेल्दी रहेंगे, फ्री फ्रॉम एनी डिजीज रहेंगे। ये था राइट एरो की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट एरो की तरफ मूव करते हैं यानी कि टूवर्ड्स प्री मेच्योर डेथ, तो हमारी हेल्थ की जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाता, इवन हमारी हेल्थ जो है डिटीरियोरेट हो जाती है। तो ये 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले साइंस। साइंस जो होते हैं वो देख सकते हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर विच कैन बी रूल्ड ओनली आउट बाय फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर वर्कर। दे आर द एविडेंस ऑफ डिजीज, फॉर एग्जाम्पल एनी लम्प, फीवर और एनी स्किन रैश। कुछ ऐसी चीज़ें जो जो हमारे डॉक्टर्स या फिजिशियन जो होता है वो देख के बता देते हैं कि हाँ एक्चुअली यू आर इल, यू आर बिकमिंग इल, या तुमको कोई डिजीज़ है, वो देख के इसको बता सकता है। तो दीज आर साइंस। सेकेंड आता है हमारे पास सिम्टम्स। सिम्टम्स सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि पेशेंट सिर्फ उसको फील कर पा रहा होता है, बट वो ही एक्सप्लेन कर सकता है, डॉक्टर उसको खुद से नहीं देख पा रहा होता कि हाँ तुमको ऐसा हो रहा है, वो पेशेंट खुद ही बताएगा। जैसे उसको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है या उसको बहुत ज़्यादा थकान है, तो वो पेशेंट ही बताएगा, तभी पता लगेगा। Next is disability. Disability is the condition of the body or mind impairment that makes it more difficult for the person with the condition to do certain activities. ठीक है। तो disability होना तो मतलब कोई चीज़ ख़राब ही हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब मूविंग फ्रॉम द सेंटर टू द लेफ्ट shows a progressively worsening state of health. Moving to right to center indicates increasing levels of health and well-being. ट्रीटमेंट पैराडिग्म कैन ब्रिंग इंडिविजुअल अप टू द न्यूट्रल पॉइंट। अगर हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, इस डायग्राम में देखो ट्रीटमेंट पैराडिग्म की एरो किस तरफ है, बिल्कुल प्रीमेच्योर डेथ से लेके न्यूट्रल पॉइंट पे ला रही है। यानी ऐसे ऐसे स्टेप्स, ऐसे ड्रग सर्जरी या कोई ऐसे मेथड जिससे कि इंडिविजुअल को न्यूट्रल पॉइंट पे ला सके, जहाँ सिम्टम्स जो हैं वो सारे कर दिए गए हैं, ठीक है। पर न्यूट्रल पॉइंट ऐसा होता है वहाँ पे ना तो बंदे को हम कहते हैं कि ये बीमार है, ना हम उसको कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से फिट है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। The wellness paradigm, on the other hand, can be utilized at any point on the continuum and helps to move towards higher levels of wellness. Wellness paradigm का मतलब होता है ऐसे मेथड्स को यूज़ करना जिससे कि हम टोटली वेलनेस की तरफ को शिफ्ट कर जाएं, ठीक है। On the left side of the continuum, it is not meant to replace the treatment paradigm but to work in harmony with it. If the patient is ill, then treatment is important but don't stop at the neutral point. अगर पेशेंट बीमार है, पता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो हम ट्रीटमेंट पैराडिग्म तो देंगे ही ना उसको न्यूट्रल पॉइंट लाने के लिए, पर वहीं स्टॉप नहीं करना है, उसको न्यूट्रल पॉइंट पे ही नहीं छोड़ देना है। उसकी हेल्थ को अच्छा बनाना है तो हमको फिर आगे उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। यूज़ वेलनेस पैराडिग्म टू मूव टूवर्ड्स हाई लेवल वेलनेस, ठीक है। तो ये था हेल्थ कॉन्टिन्यूम या इलनेस वेलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल। इसी को हम पढ़ सकते हैं एक अलग तरह से, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे कि ये किसने दिया था। तो दिस वाज गिवन बाय ट्रेविस एंड रेयान इन 2001। तो दिस रेंजेस फ्रॉम हाई लेवल वेलनेस टू प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है। अगर मैं इसको इनके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँ, देन the model illustrates two arrows pointing in opposite direction and joined at a neutral point. Movement to the right of neutral point indicates increasing level of health and well-being for an individual. This is achieved in 3 steps: awareness, education and growth, जिनको हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया है। Movement to the left of the neutral point indicates progressively decreasing levels of health. Travis and Ryan believed it is possible to be physically ill and at the same time oriented towards wellness, or be physically healthy at the same time function from an illness mentality. The model also compares the traditional treatment mode with the wellness mode. ये हमने देख लिया कि किस तरह से traditional treatment mode helps an individual to move from the left only to the neutral point where symptoms of the illness are alleviated. For example, a man who takes an antihypertensive medication to reduce blood pressure and relieve any associated symptoms moves to the neutral point. However, wellness-oriented measures such as reducing weight or ceasing to smoke are needed to move the person beyond the neutral point at a higher level to achieve high level
वेलनेस। तो ये किसने दिया था जो मॉडल था, इलनेस वेलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल गिवन बाय ट्रैविस एंड रियान इन 2001, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने में हमारे पास जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस और भी बहुत कुछ आते हैं। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो इनकम एंड सोशल स्टेटस। अगर हमारी इनकम अच्छी होगी, हमारा सोशल स्टेटस भी अच्छा होगा, तो इन टर्न हमारी हेल्थ भी अच्छी ही होगी क्योंकि हम बेटर फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशन। एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो हमारे पास अवेयरनेस होगी, हमको पता होगा कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका क्या क्या, उसको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। वहीं अगर हमारी एजुकेशन लेवल कम होगी तो हमारी हेल्थ भी पुअर होगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कॉन्फिडेंस भी कम होगा। ठीक है। इसी तरह से अगला आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट अगर हमारा अच्छा होता है, जैसे हमें अच्छा साफ़ पानी मिल रहा है, क्लीन एयर मिल रही है, हमारा जो वर्क एरिया है वो भी हेल्दी है, जिसको कहते हैं वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाला है, हमारा घर जो है वो सेफ़ है, कम्युनिटीज़, रोड, सारा सब कुछ सही चल रहा है, तो दीज ऑल कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स। अगर हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी जिसमें हम रहते हैं वो हमें सही तरह से सपोर्ट कर रहे हैं तो इट लीड्स टू अ बेटर हेल्थ। कल्चर के अंदर हमारे कुछ ऐसे ट्रेडिशंस या कस्टम्स या ऐसे बिलीव्स जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, कई तो हमारी हेल्थ को एनहांस करते हैं, कई इवन हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट करते हैं, तो दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हेल्थ। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। कई चीज़ें हमारे जेनेटिक पूल में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो जेनेटिक्स के अंदर एक बहुत अच्छी एग्जांपल आती है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर दीज आर प्रोन टू डिजीज़ेज जो कि जेनेटिक पूल से ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट लेस ससेप्टेबल टू मलेरिया। ये ऐसे डिजीज़ेस, कई डिजीज़ेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, बट मलेरिया जैसे डिजीज़ेस के लिए ससेप्टेबल ही नहीं होते, तो दैट डिपेंड्स अपॉन देयर जेनेटिक पूल। सिमिलरली जेनेटिक्स के अंदर ही आता है कि कई ऐसे डिजीज़ेज होते हैं जो हायरार्की, मतलब हमारे एंसेस्टर से पास ऑन होते होते हमारे पास भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इनहेरिटेड डिजीज़ेज होते हैं, तो वो भी जीन्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते हैं, तो दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द हेल्थ। द इनहेरिटेंस प्लेज अ पार्ट इन डिटर्मिनिंग लाइफ स्पैन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड ऑफ डेवलपिंग सर्टेन इलनेस। जैसे डायबिटिक पेरेंट्स डायबिटिक थे तो देयर इज़ मोर चांस कि जो बच्चा होगा वो भी डायबिटिक हो सकता है, तो हम उसको पहले से ही अगर प्रिवेंट करें तो दैट इज़ वेरी गुड। तो जेनेटिक्स ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हेल्थ के अंदर। Next is health services. The access and use of health services that prevent and treat diseases influences health of an individual. अगर हमको अच्छी हेल्थ सर्विसेज लेना पता है, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज हम लेते हैं जो कि हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है टू गो अवे फ्रॉम इलनेस, तो दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हेल्थ। नेक्स्ट इज जेंडर। मेन एंड वुमेन डिफरेंट होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं, और इनके अंदर जो एक्स वाई क्रोमोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग हेल्थ होती है इनकी। ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कई ऐसे डिजीज़ हैं जो ज़्यादातर मेन में ही देखने को मिलते हैं, और कई ऐसे डिजीज़ हैं वुमेन में ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल्स के अंदर कॉमन डिसऑर्डर्स जो होते हैं दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और मेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं स्टमक अल्सर्स और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है। इसी में ना एज भी एक ऐसा फैक्टर है, जैसे एज में हम लेते हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं या टॉडलर्स होते हैं तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको डिजीज़ जल्दी लग जाता है, क्योंकि जो टॉडलर्स और इन्फेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई होती। सिमिलरली अगर हम एडल्ट्स में देखते हैं, ओल्ड एज पीपल में, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में देखते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका होता है, उनकी बॉडी के अंदर अब इतने वाइट ब्लड सेल्स या इम्यून मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो डिजीज़ से फाइट कर पाएँ। ठीक है। तो वो भी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, एज फैक्टर भी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। माइंड बॉडी इंटरेक्शंस भी हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव वे में सोच रहा है तो इन टर्न हमारी फिजिकल हेल्थ भी सही रहती है, मतलब हमारी बॉडी भी पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करती है। वहीं अगर हमारी बॉडी सही है तो हमारा माइंड भी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, उसके पास स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सबसे दूर रहता है, फिट रहता है मेंटली। तो ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड है। माइंड बॉडी इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द हेल्थ स्टेटस। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, कि जैसे इमोशनल रिएक्शंस ऑल्सो अकर इन रिस्पॉन्स टू बॉडी कंडीशन। फॉर एग्जांपल अ पर्सन डायग्नोस्ड विद इलनेस, बहुत ज़्यादा देर तक अगर किसी को बीमारी रहती है तो कहीं ना उसकी फिजिकल हेल्थ तो डिटीरियोरेट हो ही रही होती है, उसको इतनी इरिटेशन होती है कि उसकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए माइंड बॉडी इंटरेक्शंस एंड इमोशनल रोल पे ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ।
फिर आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल होता क्या है? लाइफस्टाइल इज़ अ पर्सनस जनरल वे ऑफ लिविंग। हम किस तरह से रह रहे हैं, हमारी क्या रहने की तरीका है, हमारा बिहेव क्या है, वो सारा हमारा डिपेंड करता है लाइफस्टाइल के ऊपर कि हमारा लाइफस्टाइल पॉजिटिव लाइफस्टाइल है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, या एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल चॉइसेस मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ। प्रैक्टिसेस दैट हैव पोटेंशियली नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ आर रेफर टू एज रिस्क फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, ओवर ईटिंग हो गया, बहुत कम एक्सरसाइज करना हो गया, बीइंग ओवरवेट, तो ये सब हमारे रिस्क फैक्टर्स है। ये हम अपनी चॉइस पे डिपेंड करते हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल किस तरह का बनाते हैं, तो वो भी हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ भी इसमें रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कम्युनिटी के अंदर क्या बिलीव करते हैं कि अगर कोई बंदा बीमार होता है, दैट इज़ अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड। वहीं कहीं किसी कम्युनिटी के अंदर, जैसे रिलीजियस ज्यूज जो होते हैं, दे परफॉर्म सर्कमसिजन ऑन द 8th डे ऑफ द मेल्स बेबी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं किसी ना किसी तरह से। इसके बाद आता है इलनेस। व्हाट इज इलनेस? इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द पर्सन's लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज चेंज व्हेन कंपेयर्ड विद द प्रीवियस लेवल। इलनेस इज नॉट सिनोनिमस विद डिजीज। अगर हम इलनेस को डिफाइन करते हैं इन अ प्रॉपर बुकिश वे, देन इट इज़ अ हाईली पर्सनल स्टेट इन विच द पर्सन's फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज थॉट टू बी डिमिनिस्ड। ठीक है, अब हम इसको सिनोनिमस टू डिजीज़ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल को डिजीज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, उसकी स्टमक में कोई ग्रोथ है, तो हम उसको कहते हैं कि इसको डिजीज़ है, बट स्टिल वो इल फील नहीं कर रहा है, वो फील नहीं कर रहा अपने आप को कि वो इल है। ठीक है, सिमिलरली अ पर्सन कैन स्टिल फील इल एंड दैट इज़ फील अनकम्फर्टेबल एंड येट हैव नो डिस्क्रिनेबल डिजीज़। यानी उसको कोई डिजीज़ नहीं है, बट स्टिल उसको इल फीलिंग आ रही है, उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि इलनेस एंड डिजीज़ आर सिनोनिमस। इलनेस इज़ हाईली सब्जेक्टिव। मतलब कि पर्सन जो इल है वही बता सकता है कि वो इल है एक्चुअली में। उसका हम देख के नहीं बता सकते ही और शी इज़ एक्चुअली इल। ठीक है, वेयर एज डिजीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं? दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ऑल्टरेशन इन बॉडी फंक्शंस रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ कैपेसिटीज और शॉर्टनिंग ऑफ द नॉर्मल लाइफ स्पैन। ठीक है, पहले क्या माना जाता था प्रिमिटिव टाइम्स में कि डिजीज़ उसी को होता है जिसके अंदर कोई गंदा साया या ऐसी फोर्स आ गई हो, कोई स्पिरिट आ गई हो जो कि डिजीज़ कर रहा होगा। ठीक है, एंड द कॉजेटिव, हम इसको स्टडी करते हैं कॉज ऑफ डिजीज़ को किसके अंडर? इटियोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलनेस। तो दो तरह की इलनेस होती है, एक्यूट इलनेस एंड क्रॉनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सिम्टम्स ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन. The symptoms often appear abruptly and subside quickly, and depending upon the cause may or may not require intervention by healthcare professionals. Some acute illnesses are serious. For example, appendicitis may require surgical intervention, but many acute illness such as cold subside without medical intervention or with the help of over the counter medications. Following an acute illness, most people return to their normal level of illness. यानी कि acute illness के बारे में ये कह रहे हैं कि इसके symptoms जो है वो abrupt होते हैं, यानी कि दिखाई दे पा रहे होते हैं, पता लग जाता है कि acute illness हो गई है। और इसका जो span होता है of acute illness that is very short. इसके इसका रिकवरी पीरियड है वो जल्दी हो जाता है। बट अगर हम देखें acute illness वैसे तो अपने आप से ही क्योर हो जाती है, या फिर कई बार होता है कि जो पर्सन है वो मेडिकेशंस खुद से ही ले लेता है, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो क्योर हो जाता है और अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पे वापस आ जाता है, वेलबींग उसकी दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। बट कई केसेस में जैसे अपेंडिसाइटिस है, तो उसके अंदर वो खुद से नहीं ठीक कर सकता उसको उसको मेडिकल इंटरवेंशन और सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड ही होती है। ठीक है, मोस्ट पीपल रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल ऑफ वेलनेस। तो एक्यूट इलनेस के अंदर यही सब था कि इसके अंदर सीवियर सिम्टम आते हैं ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, सीवियर सिम्टम एब्रप्टली आते हैं और सबसाइड भी क्विकली हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप ऑफ इलनेस, दैट इज क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस जो होती है दैट इस वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए परसिस्ट करती है, मोर देन 6 मंथ्स के लिए भी परसिस्ट करती है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल और मेंटल ऑल्टरेशन देखने को मिलती हैं हेल्थ के अंदर। ठीक है, क्रॉनिक इलनेस यूजुअली हैव अ स्लो ऑनसेट, जल्दी और अचानक ही सही नहीं आ जाती हैं, इसके सिम्टम्स भी बहुत धीरे धीरे आते हैं, एंड ऑफन हैव पीरियड्स ऑफ रीमिशन। जब सिम्टम आ रहे होते हैं ना, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं रीमिशन। ठीक है, अब जब सिम्टम डिसअपियर हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सकर्बेशन, जब सिम्टम रीअपियर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, क्रॉनिक इलनेस यूजुअली हैव अ स्लो ऑनसेट एंड हैव मेनी पीरियड्स ऑफ रीमिशन, जिसमें डिजीज इज प्रेजेंट बट कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा। रीमिशन का सिंपल वे में यही है कि डिजीज़ है पर सिम्टम नहीं है, इसीलिए पता नहीं लग रहा कि डिजीज़ है। सेकेंड इज एक्सकर्बेशन। एग्जासर्बेशन है जिसको हम बोलते हैं। एग्जासर्बेशन इसकी सिम्टम्स जो है रीअपियर हो जाते हैं डिजीज़ के।
क्रॉनिक इलनेस में हम एग्जांपल ले सकते हैं आर्थराइटिस की, हार्ट और लंग डिजीज़ की, डायबिटीज़ मेलिटस की, ठीक है। तो इसमें इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं जो कि खुद से नहीं हम ठीक कर सकते, इसमें मेडिकल इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड होती ही होती हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं क्रॉनिक इलनेस के, दैट इट इज़ अ परमानेंट चेंज एंड इट इज़ कॉज्ड और इज इट कॉजेज और इज कॉज्ड बाय इरिवर्सिबल ऑल्टरेशंस इन नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, रिक्वायर्स पेशेंट एजुकेशन फॉर रिहैबिलिटेशन। अगर पेशेंट ठीक भी हो जाता है ना, तो उसको प्रॉपरली एजुकेट करना पड़ता है कि किस तरह से वो नॉर्मल लाइफस्टाइल को दोबारा से ठीक एक्वायर कर सकते हैं। पूरी तरह से तो नॉर्मल वो नहीं हो पाता, बट स्टिल वो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सके। इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ केयर एंड सपोर्ट। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इलनेस। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ रिस्क फैक्टर। अ रिस्क फैक्टर इज एनी सिचुएशन और हैबिट दैट अफेक्ट्स सोशल, एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस। कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसी हैबिट जिससे कि कोई सोशल, इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन में चेंज आ रहा हो, उसको अफेक्ट पड़ रहा हो। A risk factor is defined as an attribute, may or may not be modifiable, which has potential value as a predictor for the unfavorable outcome such as disease, disability or death. रिस्क फैक्टर ना एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, दिस कुड बी अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन। रिस्क फैक्टर्स आर द फैक्टर्स और रीजंस दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अ डिजीज और इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर से हमको लगता है कि हाँ, ये एक रिस्क फैक्टर है जिससे कि इस डिज़ीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या इन्फेक्शन की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर आर ऑल्सो रेफर्ड एज प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। इनका दूसरा नाम है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, मतलब सिगरेट या स्मोक करना इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, या ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। तो ये एक रिस्क फैक्टर है, ऐसा नहीं कि मतलब हो गया है हार्ट डिजीज़, बट इट इज़ अ रिस्क फैक्टर कि ये हो ऐसा हो करोगे तो इससे ये डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। सिमिलरली सिगरेट एंड स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर lung cancer. It is not mandatory that the risk factor confirms that individual will develop a disease, but it predicts chances of it. यही हमने बात की थी पीछे अभी। फिर इसके बाद आते हैं मोडिफिएबल वर्सेस नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर। तो मोडिफिएबल के अंदर लाइफस्टाइल आता है, एनवायरनमेंट, ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनको हम मॉडिफाई करके वापस से हम अपनी हेल्थ को रिस्टोर रख सकते हैं, डिजीज़ का हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो थी वो कम हो जाती है। और नॉन मॉडिफिएबल के अंदर आता है एज, जेनेटिक्स या जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी हमारी बॉडी में चेंज आना, कोई भी हमारे जीन पूल में डिफेक्ट होना या कोई भी हमारी एज रिलेटेड डिसऑर्डर आना, तो इनको मॉडिफाई करना मुश्किल है। मुश्किल है क्या, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। नेक्स्ट है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के अंदर ही सबसे पहला फैक्टर जो कि नॉन मॉडिफिएबल है, दैट इज़ एज। एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल। एज का एक बहुत बड़ा रोल है इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल स्कूल एज चिल्ड्रन का ज़्यादा रिस्क रहता है कि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। और आफ्टर मेनोपॉज वुमेन आर मोर लाइकली टू डेवलप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, क्योंकि मेनोपॉज के बाद हमारी इम्यूनिटी, वैसे भी मेनोपॉज का एज क्या होती है 45+ वुमेन के अंदर, ठीक है। तो 45 के बाद वैसे भी इम्यूनिटी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से वुमेन के अंदर ज़्यादा रिस्क रहता है फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। मेन एंड वेमेन सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज एट डिफरेंट एजेस। ये बात हमने पीछे कर ही ली थी कि जेंडर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट कम्स लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर आता है, अब हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का है। हमारा लाइफस्टाइल पॉजिटिव लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसका हमारे ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल ही डिसाइड करता है। हमारी चॉइस टू हैव द लाइफस्टाइल ही डिसाइड करता है कि किस तरह से हमारा लाइफ इम्पैक्ट हो, ठीक है। सम हैबिट्स आर रिस्क फैक्टर्स फॉर स्पेसिफिक डिजीज। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल सेक्शुअल रिलेशनशिप से हमारे पास एड्स जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। और इवेंट्स दैट इंक्रीज स्ट्रेस, जैसे डिवोर्स हो गया, वर्क रिलेटेड प्रेशर हो गया, दैट मे परसिपिटेट एक्सीडेंट और इलनेस, ठीक है। तो इससे भी हमारी इलनेस हो सकती है स्ट्रेस वगैरह से, ठीक है। तो ये होता है लाइफस्टाइल के अंदर। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, जो कि हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जा सकता है। एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ क्या इम्पैक्ट
पड़ता है वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर कम्स टू बी एनवायरनमेंट, जो मॉडिफाई किया जा सकता है। फिजिकल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर हम वर्क करते हैं, हम अपने सारे प्रोसेसेस फिजिकल एनवायरनमेंट के अंडर ही कर रहे होते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल सम काइंड्स ऑफ कैंसर आर मोर लाइकली टू डेवलप व्हेन इंडिविजुअल वर्कर्स आर एक्सपोज टू सर्टेन केमिकल्स। जैसे अगर कोई पर्सन है वो एक्सरेज के ज़्यादा एक्सपोजर में रह रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर होने के रिस्क फैक्टर ज़्यादा ही होंगे ना, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसीलिए एनवायरनमेंट इज़ अ पॉजिटिव एंड रिस्क फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर हमारा इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कुछ सर्टेन डिजीजेज होते हैं जो एंसेस्ट्री से चलते आ रहे होते हैं और हमारे पास भी ज़्यादा रिस्क होता है कि अदर ऑफस्प्रिंग जो आएगा उसके अंदर भी ये डिजीज़ हो सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। सम बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स अफेक्ट स्पेसिफिक पॉपुलेशन मोर देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल ओल्डर एडल्ट्स आर बायोलॉजिकली मोर प्रोन टू पुअरर हेल्थ देन एडोलसेंट्स ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ एजिंग। ये हमने एज में भी बात कवर की थी और जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में भी हम इसी को कवर कर सकते हैं। Other various genetic factors lead to developmental of various cancers, हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस या मेंटल इलनेस। तो और भी कई कई जेनेटिक फैक्टर्स है जिससे हार्ट डिजीज हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकता है, मेंटल इलनेस भी हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आता है ना कि किसी बच्चे का चाइल्डहुड किस तरह से निकला होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो बड़ा होकर किस तरह का पर्सन बनता है। तो ये भी हमारी हेल्थ को किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट कर रहा होता है, तो वो भी जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंडर ही आ जाता है, जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट कम्स another टॉपिक दैट इज डेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये एक ट्रायड होता है, ट्रायड का मतलब तीन चीज़ों से बना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें कौन सी हैं? एन एजेंट, अ ससेप्टेबल होस्ट एंड एन एनवायरनमेंट दैट ब्रिंग्स द होस्ट एंड एजेंट टुगेदर। एनवायरनमेंट के अंदर ही सारी इंटरेक्शंस हो रही होती है एजेंट और होस्ट की। अब हम एक एक करके समझते हैं एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो एजेंट है, इट रेफर्स टू एन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन, ठीक है। एजेंट ही कैरी करता है वो बीमारी को। नेक्स्ट इज होस्ट, होस्ट वो ह्यूमन है जिसको डिजीज़ हो रहा होता है और एजेंट उसको डिजीज़ दे रहा होता है। इट रेफर्स टू द ह्यूमन हु कैन गेट द डिजीज़। अ वेराइटी ऑफ रिस्क फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स एक्सपोजर, susceptibility or response to a causative agent. Susceptibility and response to an agent are influenced by many factors जैसे कि genetic composition, nutritional and immunological status, anatomical status, presence of disease or medication, psychological makeup, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं करना, सिर्फ ये याद रखना एजेंट कौन है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है जैसे बैक्टीरिया वायरस हो गया। होस्ट कौन है, ह्यूमन है जिसको डिजीज होगा विद द हेल्प ऑफ द एजेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एजेंट। दीज फैक्टर्स इंक्लूड फिजिकल फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट, बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं इसके अंदर जैसे कि कौन सा इंसेक्ट जो है एजेंट का काम करे, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे क्राउडिंग, सैनिटेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो ये हमारा हो गया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। इसमें इतना ही है कि तीन चीज़ें होती हैं, ट्राइंगल करके इसका डायग्राम होता है किस तरह से ये आपस में इंटर रिलेट करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट कम आउट टू बी इलनेस बिहेवियर। अब कोई पर्सन जो इल है, ठीक है, उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एन हेल्दी पर्सन। इंडिविजुअल्स हु आर इल जनरली एक्ट इन अ वे दैट मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट कॉल इलनेस बिहेवियर, और इसी बिहेवियर को मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट ने बोला दैट इज इलनेस बिहेवियर। इट इन्वॉल्व्स how people monitor their bodies, define and interpret their symptoms, take remedial actions and use healthcare system. These behaviors are how people cope with altering functioning caused by disease. अब इस behavior में किस तरह से मतलब इस behavior में study करते हैं कि किस तरह से जो ill person है वो अपने आप को किस तरह से cope up कर पा रहा है, उस disease से ठीक कैसे कर पा रहा है अपने आप को, ठीक है। They are unique to the person। अब हर person अपनी तरह से करेगा उसको cope up, है ना। तो they are unique to the person and are influenced by age, बायोलॉजिकल, सेक्स, फैमिली वैल्यूज़, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, इसको भी बहुत ही से इम्पैक्ट करती हैं कि किस तरह से एक बंदा अपनी इलनेस में बिहेव करता है, वो भी डिपेंड करता है इन्हीं सब फैक्टर्स के ऊपर। There is no specific timetable for stages of illness behaviors which may occur rapidly or slowly। stages होती हैं illness behavior की, बट ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इनका या कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि इतनी देर तक ही ये स्टेज लास्ट करेगी। हर एक पे अलग अलग डिपेंड करता है, वो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है वो कि कौन सा पर्सन इसको किस तरह से परसीव कर रहा है। नर्सिंग रोल्स थ्रू आउट द स्टेजेस रिमेन कांस्टेंट। बट एक नर्स का काम तो वही है ना कि प्रमोट करना हेल्थ केयर को, प्रिवेंट करना किसी डिजीज़ को, उसका काम तो वही रहेगा हर स्टेज में। इन ऑल स्टेजेस द नर्स एक्सेप्ट्स द पेशेंट एज एन इंडिविजुअल। नर्स का काम ही है कि हर पेशेंट को एक इंडिविजुअल की तरह कंसिडर करना, यानी हर पेशेंट, अगर उसको भी सेम बीमारी है, दो पेशेंट्स हैं, उन दोनों को कोई सेम बीमारी है, बट हर पेशेंट का अपना अलग तरीका होता है उसको एक्सप्रेस करने का, उसको कोई अलग सिम्टम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह नर्स का काम होता है कि उसको एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करना कि हाँ इंडिविजुअलिटी है इसके अंदर, कि पेशेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है और उसको समझना कि एक्चुअली हाँ अगर उसको ये बीमारी है तो ये सिम्टम आ सकता है, उसको अंडरस्टैंड करना। गिव नर्सिंग केयर एंड बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइज नीड्स एंड फैसिलिटेट्स रिकवरी थ्रू फिजिकल केयर, इमोशनल सपोर्ट एंड हेल्थ एजुकेशन। इलनेस बिहेवियर्स आर शोन बाय वेरियस स्टेजेस, जो कि सचमैन ने 1965 में दिए थे। ठीक है, पहली स्टेज आती है एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन इलनेस इज रिकग्नाइजिंग वन और मोर सिम्टम्स दैट आर इनकम्पैटिबल विद वंस पर्सनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अब मैं जानती हूँ कि मेरी हेल्थ कैसी है, मैं अपनी हेल्थ को डिफाइन कर सकती हूँ कि अगर मैं इस तरह से बिहेव कर रही हूँ या मैं इस तरह से अपनी बॉडी को परफॉर्म कर पा रही हूँ तो दैट मीन्स आई एम हेल्दी, बट अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ तो दैट मीन्स आई एम इल। तो मैं अपने आप को इवेलुएट करूँगी, रिकग्नाइज करूँगी कि मेरे अंदर कोई सिम्टम है इलनेस का। ठीक है, although pain is the most common symptom indicating illness, or other common symptoms include rash, fever, bleeding और कफ। पेन तो एक मेन सिम्टम रहता ही रहता है, बट इसके अलावा रैश, फीवर, ब्लीडिंग या कफ होता है, तो ये भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई रिकग्नाइज करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी एन इलनेस। ठीक है, if the symptom lasts for a short time or are relieved by self care, the person usually takes no further action। कई बार ऐसा ही होता है कि कफ हमें हो जाता है सीजनल चेंज की वजह से, और कफ हम थोड़ा बहुत मेडिकेशंस लेके या कोई भी खुद हमें होम रेमेडीज़ लेके उसको ठीक कर लेते हैं, तो हमें आगे कोई कंसल्ट करने की, किसी से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ही ठीक हो जाते हैं। इफ़ द सिम्टम्स कंटिन्यू, बट अगर ऐसा ठीक नहीं होता है, देन द पर्सन एंटर्स द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इन सिम्टम्स में क्या होता है, एक इसका चार्ट होता है। एक्सपीरियंस इन सिम्टम्स, पहले तो हमने एक्सपीरियंस किया कि हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट, फीवर एक्सेट्रा। अगर तो सिम्टम जल्दी ठीक हो गया तो हम आगे कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर सिम्टम ठीक नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर रहे हैं, तो हम स्टेज नंबर सेकेंड में एंटर हो जाते हैं। स्टेज नंबर सेकेंड इज एज्यूमिंग द सिक रोल। अब इंडिविजुअल के अंदर मतलब हम अपने आप को कह सकते हैं कि वी आर सिक, हम अपने आप को सेल्फ डिफाइन कर सकते हैं बीइंग सिक। फिर हम इसके बाद दूसरों से एक्सपीरियंस लेते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा सिम्टम शो हुआ जो कि ठीक नहीं हुआ, तो मैं एक सिक हूँ, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हम दूसरों से राय लेते हैं। मोस्ट पीपल फोकस ऑन देयर सिम्टम्स एंड बॉडीली फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द पर्सन में चूज टू डू नथिंग। या तो हम कुछ नहीं करेंगे इस स्टेज में भी, या हम अपने बारे में रिसर्च करेंगे, हमारे सिम्टम्स के बारे में रिसर्च करेंगे, या किसी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि देखो ऐसा ऐसा है, तुमको भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, अब बताओ तुम्हारी ठीक कैसे हुई थी, तो मैं भी वैसे ही ठीक करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो इस टाइम पे भी ऐसा होता है कि हम अभी भी मेडिकल कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी से अलग अलग दोस्तों से या किसी से भी कंसल्ट कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, in our society, an illness becomes legitimate when a healthcare provider diagnoses it and prescribes treatment. After seeking help from the healthcare provider, the person becomes a patient and enters the next stage. बट अगर हम बाकियों से भी सलाह ले लेके कोई ना कोई रेमेडी अपना रहे हैं, बट स्टिल हमारे सिम्टम जा नहीं रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं अब एक पॉइंट पे आके हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लेना ही पड़ता है हेल्प। ठीक है, उनको दिखाना ही पड़ता है। उनका डायग्नोसिस अगर होता है और वो हमको बताते हैं कि एक्चुअली येस यू आर सिक एंड यू हैव टू डू दिस, वो हमको प्रिस्क्राइब करते हैं किसी ट्रीटमेंट के बारे में, तब हम एक अगली स्टेज पे एंटर हो जाते हैं। नाउ इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। पर्सन फील सिक एंड लुक्स फॉर कन्फर्मेशन फ्रॉम अदर्स। अब हमको पता लग गया कि मैं सिक हूँ, मान लो मुझे फीवर है, मेरे को पता लग रहा है मेरी बॉडी काफ़ी गर्म है, मैं उस तरह से काम नहीं कर पा रही, मेरे को फीवर की वजह से हेडेक है, मेरे को काफ़ी वीकनेस फील हो रही है। अब यही चीज़ कोई सामने वाला मेरे को कन्फ्रंट कर दे कि हाँ तू बहुत दिनों से ऐसे ऐसे बिहेव कर रही है, क्या तू ठीक नहीं है। फिर मैं उसको बताती हूँ कि यार मेरे को फीवर लग रहा है। फिर वो कहेगा कि हाँ एक्चुअली में तेरी बॉडी बहुत गर्म है। वो मेरे को एक तरह से उसने कन्फर्म कर दिया, उसने मेरे को बता दिया कि येस यू आर सिक। नेक्स्ट, अब हम कॉन्शियस हो गए अपने बारे में। ठीक है, अब हम अपने आप को सिक कंसिडर कर रहे हैं और हम अपने सिम्टम्स को रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए, दूसरों से हेल्प ले रहे हैं कि मुझे ऐसा बीमारी है, तुम्हें हुई थी, है ना, वही सब चीज़ें रिपीट। या तो अब मैं 3 तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूँगी कि चलो छोड़ो ये तो होता ही रहता है, हो जाएगा अपने आप ठीक। या मैं क्या करूँगी कि खुद से मेडिकेशन लेके, किसी से पूछा नहीं, अगर मेरे को पता है मेरे को फीवर है, पैरासीटामोल ले लूँगी और सोचूंगी अब ठीक हो जाएगा। या मैं थोड़ा सा और अगर ज़्यादा कंसर्न हूँ तो मैं क्या करूँगी, डॉक्टर से हेल्प लूँगी। ठीक है, डॉक्टर से हेल्प लेने पे ही हम थर्ड स्टेज में एंटर होते हैं, नहीं तो मेडिकेशन लेके या कुछ ना करके हम सेकंड स्टेज पे ही रह जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में जब हम डॉक्टर से हेल्प लेते हैं
then patient's decision to accept diagnosis and follow the prescribed treatment given by the doctor. अब मैं क्या करूँगी, जो भी डॉक्टर ने मेरे को डायग्नोसिस किया और ट्रीटमेंट प्लान बताया था मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करूँगी। अब ये भी मेरे ऊपर है कि क्या मैं इस पे वर्क करना चाहती हूँ या क्या मैं नहीं वर्क करना चाहती, ये मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। द पर्सन में इनिशियली हैव डिफिकल्टी कन्फर्मिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द हेल्थ केयर। कई बार हम आर्ग्यू करते हैं डॉक्टर के साथ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आप गलत कह रहे हो, ये वो है ना, हम अपनी समझ ज़्यादा लगाने शुरू कर देते हैं। बट अगर मैं डिनाई कर देती हूँ तो वो भी मेरा ही डिसीजन होगा। अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ उनके ट्रीटमेंट मेथड को, उनके डायग्नोसिस मेथड को, तो फिर वो भी मेरा अपना पर्सनल डिसीजन ही होगा, ठीक है। तो डायग्नोसिस इन कन्फर्म बाय द हेल्थ केयर टीम, ठीक है, या तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। अगर मैं एक्सेप्ट उसको बहुत डिफ़िकल्ट वे में कर रही हूँ, ठीक है, स्टिल मैं उसको एक्सेप्ट करके आगे उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो वो मेरी हेल्थ के ही अच्छा होगा। बट अगर मैं उसको डिनाई कर रही हूँ, उसके डायग्नोसिस को गलत कर रही हूँ, तो मैं इसी स्टेज पे रह जाऊँगी, फिर मैं नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी के अंदर जब अब मैंने डॉक्टर की ली हुई ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं उसके ट्रीटमेंट के जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही हूँ अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, ठीक है। नाउ आई एम इन द स्टेज 4, दैट इज अचीविंग रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। अब रिकवरी और रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, जैसे जैसे डॉक्टर हमको बताता है, ठीक है। मोस्ट पेशेंट्स कंप्लीट दिस फाइनल स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर एट होम। ज़्यादातर तो ये जो स्टेज होती है ना रिहैबिलिटेशन की, ये घर पे ही कर ली जाती है, ठीक है। इन दिस स्टेज द पर्सन गिव्स अप द डिपेंडेंट रोल एंड रिज्यूम्स नॉर्मल एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब बंदे को लग रहा है कि हाँ अब मैंने, पहले वो डिपेंडेंट था, ठीक है, या तो नर्स पे डिपेंडेंट था या किसी होम होम पे जो भी बंदा उसकी केयर कर रहा हो उस पर डिपेंडेंट था, जो भी डॉक्टर ने उसको बोलते कि आप मतलब उसके फैमिली मेम्बर को बोला कि अब आपने इसको ये डाइट प्लान फॉलो करवाना है, आपने इसको इस तरह से ध्यान रखना है, अगर उसको फीवर है तो आपने उसकी पानी मतलब पानी से उसके सर को मतलब टेम्परेचर उसका नॉर्मल करते रहना है, जैसे जैसे आप कर सकते हो, तो वो बंदा करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आई एम रिकवरिंग, अब मेरे को उस बंदे की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ, तो दैट इज़ रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सकती हूँ रिज्यूम, ठीक है। इफ द केयर प्लान इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन द पर्सन में रिटर्न टू हेल्थ एट अ हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन कंपैरिजन टू बिफोर द इलनेस। अब मैं वापस से अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर पा रही हूँ। तो ये थी स्टेजेस, एक बार समराइज कर लेते हैं। स्टेजेस कौन 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 सी थी? स्टेज 1 दैट इज एक्सपीरियंस एंड सिम्टम्स। अब ये स्टेजेस हम कौन सी पढ़ रहे हैं? इलनेस बिहेवियर की, ठीक है। पहले तो मैंने सिम्टम अपने एक्सपीरियंस किए, उसके बाद मैंने क्या किया स्टेज 2 में एज्यूमिंग द सिक रोल। जब मैंने अपने सिम्टम्स को एक्सपीरियंस किया तो दो तरह से करा कि एक तो सिम्टम मेरे थोड़े टाइम के थे अपने आप ठीक हो गए, एक मेरे ठीक ही नहीं हो रहे। जब ठीक नहीं हो रहे तो मैं सेकंड स्टेज में आ गई। सेकंड स्टेज में क्या था, मैंने दूसरों से पूछना शुरू किया कि क्या यार एक्चुअली मैं सिक हूँ कि नहीं हूँ, किसी ने मेरे को कंफर्म कर दिया कि येस यू आर सिक। फिर मैं क्या करूँगी कि अपने बारे में रिसर्च करूँगी, अपने सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। सिम्टम के बारे में रिसर्च करके मैं देखूँगी या तो मैं कुछ ना करूँ, या फिर मैं खुद से जाके दवाई ले आऊँ, या फिर मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूँगी। अगर डॉक्टर को कंसल्ट किया तो मैं स्टेज नंबर 3 में आ गई हूँ। स्टेज नंबर 3 में मतलब एज्यूमिंग द डिपेंडेंट रोल। डिपेंडेंट रोल में हम क्या होते हैं, किसी भी डिपेंड कर जाते हैं, डिपेंड यानी डॉक्टर नर्स या किसी भी होम मेंबर के ऊपर जो भी हमारी केयर करेगा उस टाइम में। फिर जब हम अपनी केयर कर पाते हैं, केयर कैसे करेंगे, जो भी हमारे डॉक्टर ने हमें डायग्नोसिस करके बोला कि अब आपको ये करना पड़ेगा, या तो मैं उसकी बात मान लूँगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं नहीं मानती तो वो भी मेरा अपना डिसीजन है। अगर मैं मान लेती हूँ उसकी बात, देन आई एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज। अब मैं रिकवर कर पा रही हूँ, ठीक है, मेरे जो भी ख्याल रखना है उसने मेरा ख्याल रखा, आई एम रिकवरिंग एंड आई एम रिहैबिलिटेटिंग। तो ये लास्ट स्टेज है अचीविंग रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन की। अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे रिकवर करी, मेरे बॉडी फंक्शंस नॉर्मल हो रहे हैं, मैं अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अब मैं दोबारा से रिज्यूम कर सकती हूँ और अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल दोबारा से रिकवर कर सकती हूँ। लास्ट टॉपिक ऑफ इलनेस है कि इलनेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट पे और उसकी फैमिली पे। देखो, इलनेस एक आइसोलेटेड लाइफ इवेंट नहीं है। अगर फैमिली में कोई भी बंदा या सोसाइटी में ही इवन कोई भी बंदा इल हो तो वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होता है, ठीक है। पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज इक्वली डील विद द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इलनेस एंड ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट है वो इल है तो अकेला वही नहीं एक्सपीरियंस कर रहा इलनेस, जबकि उसकी फैमिली के ऊपर भी कोई ना कोई इम्पैक्ट डल ही रहा होता है उसकी इलनेस और ट्रीटमेंट दोनों का। Each individual responds differently to illness and its impact on day-to-day life. For example, एक क्रोनिक इलनेस है, ठीक है। क्रोनिक इलनेस क्या आती है, जो ज़्यादा देर तक परसिस्ट करती है।
अब हमने बात की थी कि ज़्यादा देर तक अगर इलनेस परसिस्ट करती है तो इरिटेशन, इमोशनल कंट्रोल नहीं रह पाता बंदे के पास, वो इरिटेट हो जाता है, स्ट्रेस होता है उसको किसी ना किसी बात का कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, उसका पूरा लाइफ पैटर्न ही चेंज हो जाता है ना, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर या क्रॉनिक इलनेस के अंदर। तो इसके ऊपर सिर्फ पेशेंट के ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता, उसकी फैमिली के ऊपर भी पड़ रहा होता है, क्योंकि अब वो लाइफ लॉन्ग ऑल्टरेशन आ रहा होता है, लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया उसका, उस बंदे का तो चेंज हुआ ही हुआ, साथ ही में उसकी फैमिली का भी। और अब वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब फैमिली को स्ट्रेस रहता है कि अब हम कोई ना कोई उसके पास होना चाहिए। अब उस एक बंदे के बीमार होने की वजह से, एक बंदे की इल होने की वजह से सारी फैमिली कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक बर्डन आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन अमंग फैमिली मेम्बर्स। तो ये सारा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब हम इसके जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं, अगर हम इल होते हैं तो हम अलग तरह से बिहेव करते हैं एज़ कम्पेयर टू बीइंग हेल्दी। और जो भी हमारा उस टाइम पे बिहेवियर या इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो ड्यूरेशन और नेचर ऑफ इलनेस पे ही डिपेंड करता है। अब अगर इलनेस हमारी ऐसी है, एक्यूट इलनेस है, ठीक है, वो जल्दी ठीक हो जाती है, तो हमारा नेचर अलग होगा, हमारा बिहेवियर अलग होगा एज़ कम्पेयर जब हमारी क्रॉनिक इलनेस होती है तो हमको अलग अलग इमोशनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, इरिटेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये भी डिपेंड करता है एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियरल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ इलनेस, ठीक है। Next comes short term illness leads to behavioral changes. Severe illness can lead to shock, denial, anger, depression and withdrawal from society. देखो, अगर थोड़े टाइम की इलनेस रहती है ना तो हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, बट अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस होती है तो शॉक भी हो सकता है, एंगर, डिप्रेशन, जो भी मैंने पीछे बात रिपीट की वही सेम चीज़ वहाँ पे यही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज़ को। ये था इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट आना। अब है इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। अभी तक मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रही थी कि मेरे बिहेव में क्या चेंज आएगा अगर इन चांस आई एम इल, ठीक है। अब मेरी बॉडी इमेज पे यानी मेरे ऊपर फिजिकली क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द चेंजेस डिफरेंटली। इलनेस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट और चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस। अब अगर मेरे को क्रॉनिक इलनेस है, कोई ऐसी इलनेस जिसमें मेरे को ऐसी इन्फेक्शन हो गई है जो बहुत टाइम से परसिस्ट कर रही है, और अब एट दी एंड डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि नाउ योर आर्म्स और लेग्स हैव टू बी एम्प्यूटेटेड, यानी उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब मेरे किसी भी लिम्ब का लॉस होना वो मेरी बॉडी इमेज को तो ख़राब करेगा ही करेगा। इलनेस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट और चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस। तो बॉडी पार्ट में भी चेंज आया, फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आया। इनिशियली इट कैन बी शॉक लीडिंग टू एंग्जाइटी एंड समटाइम्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द चेंज। कई बार क्या होता है, ऐसी ऐसी कंडीशंस में जो पेशेंट होता है उसको शॉक लग जाता है, इवन एंग्जाइटी होती है कि अब मैं मतलब उसको, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है उसकी बॉडी में ही, चेंज आ रहा है, परमानेंट चेंज आ रहा है उसकी बॉडी इमेज में, दैट इज़। अब कई बार तो वो पेशेंट क्या होगा, शॉक में चला जाएगा, एंग्जाइटी वगैरह में चला जाएगा, बट कई बार वो क्या करेगा, रिफ्यूज़ करेगा टू एक्सेप्ट द चेंज। बट धीरे धीरे क्या होगा, वाइल प्रोसेसिंग ग्रीफ एंड इंडिविजुअल एंड फैमिली बोथ मूव टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस। अब धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी में चेंज हो गई है, मान लो एक लिम्ब का रिमूवल कर दिया गया, अब धीरे धीरे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली लेग हैज़ बिन रिमूव्ड, अब ऐसे ही लाइफ है, अब ऐसे ही जीना पड़ेगा। वर्क टूवर्ड्स रिहैबिलिटेशन। अब सोचो कि अब लेग नहीं है, अब क्या पता वो आर्टिफिशियल लेग्स लगवा ले, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ को किस तरह से रिहैबिलिटेट करेगा वो अब उस पेशेंट पे डिपेंड करता है, और इवन उसकी फैमिलीज को किस तरह से सपोर्ट करिए उस पर डिपेंड करता है to change and adapt a lifestyle accordingly. Okay, so this was all under image changes, impact on body image changes. Okay, then there is impact on family roles. अब यहाँ तक हमने स्टडी किया कि किस तरह से पहले के बिहेवियर में चेंज आएगा, किस तरह से बॉडी इमेज में चेंज आएगा, एंड नाउ इज इम्पैक्ट ऑन फैमिली, ठीक है। Every individual has varied roles and responsibilities to play. These roles and responsibilities change with illness, and it can be temporary or prolonged depending upon the duration of illness. Long-term changes need adjustment and improvisation in the daily routine. It may also involve grief due to inability to perform roles and responsibilities. अब फैमिली पे क्या रोल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, देखो, अगर फैमिली में कोई छोटे बच्चे को इलनेस होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा कि मतलब वो घर का सबसे छोटा मेंबर था, है ना। और अगर मतलब कोई भी मेंबर हो सकता है, अगर मान लो फैमिली का वो मेंबर इल पड़ता है जो जिसके ऊपर सारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रहा था, वही मेंबर था जो पूरे फैमिली का पेट पाल रहा था, यानी वही अर्निंग पर्सन था,
अगर वो इल पड़ जाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि अब किसी ना किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। एक तो वो बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया मान लो, उसका उसका भी फाइनेंसेस उठाने पड़ेंगे और साथ ही साथ बाकी की फैमिली को भी तो फाइनेंशियली सस्टेन करना ही पड़ेगा। तो ये सारे रोल स्विचिंग करना पड़ेगा, तो ये सब इम्पैक्ट पड़ेगा फैमिली रोल के ऊपर। अब ये जो चेंजेस हैं इन द फैमिली या इम्पैक्ट ऑन द फैमिली, ये भी टेम्पररी भी हो सकता है और ज़्यादा देर तक भी रह सकता है, डिपेंडिंग कि जो इलनेस है वो कितनी देर तक रह रही है। लॉन्ग टर्म चेंजेस की वजह से एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है और डेली रूटीन में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं। और कई बार क्या होता है इम्पैक्ट ऑन फैमिली चेंजेस में, या ऐसा हो जाता है कई बार फैमिली अडेप्ट ही नहीं कर पाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाती, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। मतलब एक इलनेस किस तरह से एक पेशेंट को इम्पैक्ट करती है, उसकी फिजिकल इनएबिलिटीज़ लाती है उसके अंदर, ठीक है, फिजिकल डिस्टर्बेंसेस लाती है उसके अंदर, और इन टर्न उसके अलावा उसकी फैमिली को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा होता है इलनेस ही। तो इलनेस का कितना बड़ा इम्पैक्ट है वो हमने लास्ट ऑफ